ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज बुध है और सितंबर की 25 तारीख। ZBC सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। आज के सरबीन के बड़े मौज़ूआत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने लबनान के शहरियों को मुखातिब करते हुए कहा है, हमारी जंग आपके साथ नहीं, हमारी जंग हिज़्बुल्लाह के साथ है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. और अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि सफारती हल के जरिए मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात को अब भी मुकम्मल जंग में तब्दील होने से रोका जा सकता है। It's been endorsed by the UN Security Council. Now is the time for the parties to finalize its terms, bring the hostages home, and secure security for Israel and Gaza free. और ये भी सुनिए कि हिज़्बुल्लाह फतेह 110 और यखूंत जैसे मिसाइल की मौजूदगी में अपनी पूरी ताकत से इसराइल पर जवाबी हमला करने से क्यों गुरेजा है। ISI के नए सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है और उनके आने से अब क्या-क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं। तो मेरे ख्याल में आसिम मलिक के आने से फौज की को भी थोड़ा सेंस ऑफ रिलीफ आएगा, क्योंकि नदीम मंजूम के साथ फौज भी फंसी हुई थी कि इतनी पैथेटिक कारकर्दगी के साथ आगे कैसे चलें, और दूसरी तरफ जो है वो पॉलिटिकल लोग भी फंसे हुए थे, फौज भी फंसी हुई थी। तो मेरे ख्याल से आसिम मलिक के आने से जिन लोगों का बहुत सौ का हनीमून चल रहा था वो खत्म हो जाएगा और आपको एक डिफरेंट और वाइब्रेंट ISI नजर आएगी पॉलिटिकल मनूवरिंग में, जुडिशियल मनूवरिंग में। मजीद ये कि मेडे कॉल के बाद लाहौर में फ्लाइट जिन्ना के तैयारे की हंगामी लैंडिंग। साहब ये जान का मसला हो गया था, बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने जान बचाई हमारी, शुक्र हम बच गए। क्या आपको मालूम है कि मेडे कॉल क्यों की जाती है? और ये भी जानिए कि 2104 करोड़ रुपए में इंडिया का चांद पर जाने का नया मंसूबा चंद्रयान 4 क्या है। पाकिस्तान में नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, जायदाद, गाड़ियों, बैनुल अक़वामी सफर और करंट अकाउंट खोलने पर पाबंदी। और डॉक्टर शाहनवाज की कब्र पर इंतहा पसंदी नामंजूर के नारे और भिटाई का कलाम। सिंध के बासियों ने डॉक्टर शाहनवाज की जनाजा पढ़कर उनकी कब्र पर अजरखें और फूल चढ़ाकर और शायर यूसुफ लगारी का कलाम गाकर ये साबित किया है कि सिंध की सूफी रूह पर जख्म आए हैं मगर वो जिंदा है। और मजीद ये भी सुनिए कि सिंध जहां हर घर से भुट्टो निकलना था वहां से मुमताज कादरी क्यों निकल रहा है और जियाले उसे अजरके पहना रहे हैं, फूलों के गुलदस्ते पेश कर रहे हैं। हक मौजूद, सदा मौजूद, लेकिन भुट्टो की रूह उमरकोट के सहरा में क्यों गुम हो गई। ये मौज़ूआत आज के सरबीन का हिस्सा होंगे और इसके साथ साथ आप हमारे तज्ज़ियाकारों के तज्ज़िये भी सुन सकेंगे, मगर सबसे पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने लबनान के शहरियों को मुखातिब करते हुए कहा है कि हमारी जंग आपके साथ नहीं, हमारी जंग हिज़्बुल्लाह के साथ है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी एक वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि हिज़्बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह आपको पाताल के दहाने पर ले जा रहे हैं। अपनी भलाई के लिए खुद को नसरुल्लाह की गिरफ्त से छुड़ा लें। ताहम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मुतनब्बे किया कि जिस किसी ने अपने कमरे में मिसाइल या गैराज में रॉकेट छुपा रखा है उसका घर नहीं रहेगा। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives
and the lives of your loved ones. दूसरी जानिब इसराइली फौज के तर्जुमान का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने आज एक हमले में हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट सिस्टम के कमांडर इब्राहिम मोहम्मद अल कबासी को हलाक कर दिया है। एक्स पर जारी एक बयान में दावा किया गया है कि हमले के वक्त हिजबुल्लाह कमांडर के साथ ग्रुप के कई दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के गुज़िश्ता रात के बयान से वाज़ेह है इसराइल ने फैसला कर लिया है कि वो शुमाली सरहद पर ताकत के तवाज़ुन को तब्दील करना चाहते हैं और वो अपनी हालिया कार्रवाइयों पर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने इन हमलों को एक शाहकार करार दिया है। बुध की सुबह तल अबीब और वस्ती इसराइल में हमले के इंतबाही सायरन गूंजते रहे, जिसके बाद इसराइली फौज ने बताया कि उन्होंने हिजबुल्लाह की जानिब से तल अबीब पर दागे एक मिसाइल को हदफ पर पहुंचने से कबल फजा ही में तबाह कर दिया है। याद रहे कि ये पहली बार है कि हिजबुल्लाह ने तल अबीब को मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की है, जबकि इस दौरान इसराइली फौज की जानिब से जनूबी लेबनान पर फजाई हमले भी जारी रहे। इसराइली फौज का कहना है कि बुध की सुबह हिजबुल्लाह की जानिब से ज़मीन पर मार करने वाले सरफेस टू सरफेस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया और इस हमले में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। आज सुबह एक बार फिर इसराइली फौज ने लेबनान में शहरियों को खबरदार किया है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर रहें, क्योंकि हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइली फ़ज़ाई हमले जारी रहेंगे। इस सूरत हाल के पेश नज़र लेबनानी शहरियों की बड़ी तादाद जनूबी लेबनान के इलाकों से नकल मकानी पर मजबूर हो रही है। इसी असना में हिजबुल्लाह ने तस्दीक की है कि बैरूत में होने वाले एक फ़ज़ाई हमले के दौरान उनके एक और सीनियर कमांडर मारे गए हैं। मारे गए कमांडर इब्राहिम कबासी के बारे में बताया गया है कि वो हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट फोर्स से मुंसलिक सीनियर कमांडर थे। दूसरी जानब न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली से खिताब करते हुए लेबनानी वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका पर जोर दिया कि वो सूरत हाल को कंट्रोल करने पर तवज्जो मरकूज़ करे, लेकिन ये हमले इसराइल के लिए भी एक जुआ है। इसराइल को उम्मीद है ये साबित करके कि इसराइल पर हमला करने के नताइज कितने तकलीफ देह हो सकते हैं, वो हिजबुल्लाह को इसराइल पर हमला करने से बाज रख सकते हैं। अगर इसराइल अपनी इस हिकमत अमली में कामयाब नहीं होता, जिसका फ़िलहाल इम्कान नहीं है, तो उन्हें अपनी कार्रवाइयों के दायराकार को बढ़ाना पड़ेगा और शायद लबनान की सरहद के अंदर अपनी ज़मीनी फ़ौज और टैंक भेजने पड़ेंगे। इसराइली फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा रिजर्विस्ट पर मुश्तमिल है। उनकी जानिब से काफ़ी शिकायत मसूल हो रही हैं कि वो थक रहे हैं। गरबे उर्दन में भी लड़ाई में इजाफा हुआ है, जबकि गजा में तकरीबन 1 साल बाद भी जंग जारी है। ऐसे में क्या इसराइली फ़ौज लबनान में इससे कहीं बड़ी लड़ाई का आगाज़ करने की मुतहम्मिल हो सकती है? इसराइली फ़ौज के हौसले बुलंद हैं और वो यकीनी तौर पर बेहतर तरीके से लैस हैं। ताहम हिजबुल्लाह की अपनी सरजमीन पर ज़मीनी जंग में इसराइल को उसकी तकनीकी और इंटेलिजेंस बर्तरी का कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। इसराइल के लबनान में ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो के नाम से जारी ऑपरेशन के मकासद भी वाज़े हैं। वो हिजबुल्लाह के रॉकेटों, ड्रोन्स और मिसाइलों से लाहक ख़तरे को दूर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि 60,000 के करीब शुमाली इसराइल के शहरी अपने घरों को लौट सकें। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की हिकमत अमली काफ़ी मुबहम है। जो भी है, इसकी हिकमत अमली का बुनियादी मकसद तंजीम की बका है। दुनिया की सबसे बड़ी गैर रियासती फौजी कुव्वत समझी जाने वाली हिजबुल्लाह हालिया दिनों में होने वाले पे दर पे हमलों के बाइस मुश्किलात का शिकार दिखाई देती है। उसके मवासलात का निज़ाम महफूज नहीं रहा, उसके कुछ सीनियर रहनुमा कत्ल कर दिए गए और उसके मिसाइलों को फ़ज़ाई हमलों में निशाना बनाया जा रहा है। इसके बावजूद हिजबुल्लाह ने अब तक अपनी बची खुची कुव्वत के साथ भरपूर जवाबी हमला क्यों नहीं किया है? आखिरकार हिजबुल्लाह के पास फतेह 110 और यखूंत जैसे मिसाइल भी मौजूद हैं, जो 300 किलोमीटर फासले तक मार करने की सलाहियत रखते हैं, जो तल अबीब समेत इसराइल के बेशतर इलाकों को निशाना बनाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन हिजबुल्लाह की क़यादत जानती है कि अगर इसने इसराइल पर उसी तर्ज के हमले किए जैसे इसराइल लेबनान पर कर रहा है और उनमें इसराइली शहरियों की हलाकतें हुई, तो इसराइल इसके जवाब में बैरूत हवाई अड्डे समेत लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तबाह कर देगा। इस बात का भी कभी इम्कान है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को रोक रखा हो, क्योंकि इसराइल को ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमला करने से बाज रखने के लिए हिजबुल्लाह को अपने इन हथियारों की ज़रूरत है।
हमास के मुकाबले में हिजबुल्लाह कहीं ज़्यादा ताकतवर है और हमास से कहीं बेहतर मुसल्लह और तरबियत याफ्ता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह कई बरसों तक शाम में सदर असद के लिए लड़ती रही है, तो उन्हें लड़ाई का भी काफ़ी तजर्बा है। गजा बुनियादी तौर पर एक नरम रेतला इलाका है जहाँ हमास के पास सुरंगों का एक जाल है, लेकिन ये सुरंगें रेत से तराशी गई हैं। दूसरी जानिब जनूबी लबनान का इलाका पथरीला और पहाड़ी है जहाँ हिजबुल्लाह के पास भी सुरंगों के नेटवर्क हैं जो कि चट्टानों को तराश कर बनाए गए हैं। इसराइल लबनान पर अपने हालिया सरप्राइज हमलों के बाद खुद को शाबाशी दे रहा है। उनका अंदाजा है कि वो हिजबुल्लाह को ऐसी पोजीशन लेने पर मजबूर करेंगे जहां वो मजीद हमले करने का खतरा मोल नहीं लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसराइल अपने तमाम मकासद बाशमूल 60,000 से ज़ायद इसराइलियों की शुमाल में उनके घरों की वापसी, हिजबुल्लाह को सरहद से पीछे धकेलना और उनके फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हासिल कर पाएगा या नहीं? अगर हिजबुल्लाह इसराइल पर गोलाबारी जारी रखता है तो इसराइल की अपने मकासद को पूरा करने की सलाहियत के बारे में बड़े सवालात उठेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि सफारती हल के जरिए मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात को अब भी मुकम्मल जंग में तब्दील होने से रोका जा सकता है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए जो बाइडेन का कहना था कि 7 अक्टूबर के हमलों के बाद से अमरीकी इंतज़ामिया एक वसी जंग को रोकने के लिए पुरअज़म थी जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेती। ताहम उनका कहना था कि 1 साल गुजरने के बाद भी इसराइल लेबनान सरहद के दोनों तरफ बहुत से लोग बेघर हैं। एक मुकम्मल जंग किसी के मफाद में नहीं है। हालांकि सूरत हाल काफी कशीदा हो चुकी है, लेकिन इसका सफारती हल अब भी मुमकिन है। They did not ask for this war that Hamas started. I put forward with Qatar and Egypt a ceasefire and hostage deal. It's been endorsed by the UN Security Council. Now is the time for the parties to finalize its terms, bring the hostages home, and secure security for Israel and Gaza free of Hamas grip, ease the suffering in Gaza, and end this war. मशरिक़ वुस्ता से अब हम रुख करते हैं जनूबी एशिया के मुल्क पाकिस्तान का, जहां लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI का नया सरबराह मुकर्रर किया गया है। सीनियर अस्करी ज़राए ने इस तैनाती की तस्दीक करते हुए कहा है कि वो 30 सितंबर को ये ओहदा संभालेंगे। वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की जगह लेंगे जिन्हें 6 अक्टूबर 2021 को DGISI तैनात किया गया था। ताहम गुज़िश्ता बरस उस वक्त के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी थी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का ताल्लुक एक अस्करी खानदान से है और उनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक 90 की दहाई के अवाइल में रावलपिंडी के कोर कमांडर रह चुके हैं। ख्याल रहे कि ये वही ज़माना था जब उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ एक नाकाम फौजी बगावत हुई थी, जिस पर मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला समेत मुतअद्दिद अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल भी हुआ था। पाकिस्तान आर्मी की बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से आज़ादी शमशीर के साथ अपनी तालीम मुकम्मल की। वो अमेरिका के फोर्ट लियोन वर्थ आर्मी कॉलेज के अलावा बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से भी फारिकुल तहसील हैं। ये वही बरतानवी कॉलेज है जहाँ से पाकिस्तान की बर्री फौज के साबिक सरबराहान परवेज़ मुशर्रफ, इशफाक परवेज़ कयानी और राहिल अशरफ भी कोर्स कर चुके हैं। इन्हें बलोचिस्तान के उमूर पर दस्तरस रखने वाले अफसर के तौर पर जाना जाता है। अपने अस्करी करियर में उन्होंने दालबंदीन में 41वीं इन्फेंट्री डिवीजन की कमान के अलावा वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान भी संभाली। इसके अलावा वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वार विंग के चीफ इंस्ट्रक्टर और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में भी बतौर इंस्ट्रक्टर तैनात रह चुके हैं। आसिम मलिक डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन के ओहदे पर भी काम कर चुके हैं और बतौर डायरेक्टर जनरल ISI तैनाती से कबल वो एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर काम कर रहे थे। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल समेत गुज़िश्ता चंद बरस में पाकिस्तानी फ़ौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और इस तरह के जो दीगर मामलात सामने आए उनकी तहकीकात एडवोकेट जनरल के मातहत जज एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने ही की थी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की तैनाती एक ऐसे वक्त में हुई है जब मुल्क में खुफिया एजेंसी के सियासत में किरदार और शहरियों की निगरानी जैसे मामलात पर बहस हो रही है। अहम सवाल ये है कि इन्हें किस किस्म के चैलेंजेस का सामना हो सकता है।
اس بارے میں ZBC سے بات کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار محمد علی کہتے ہیں کہ DGISI کا کردار پاکستان میں سب سے الگ ہے. وہ عسکری اور سویلین قیادت دونوں کے لیے قومی سلامتی کے معاملات پر ڈی فیکٹو مشیر ہیں اور دونوں ہی ان کی معلومات، تجزیوں اور رائے پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں. ان کے مطابق اس وقت پاکستان کو ان معاملات میں جہاں ISI کا کردار ہے وہیں اندرونی اور بیرونی دونوں ہی قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے. اس میں سب سے اہم امریکہ اور چین ہیں، جن کے ساتھ پاکستان کی خواہش ہوگی کہ دونوں ملکوں کے ساتھ سیکیورٹی اور معاشی تعلقات بہتر ہوں، جبکہ انڈیا کا بڑی مغربی قوتوں کے ساتھ گہرا ہوتا ہوا تعلق ہے، جس میں انڈیا کی کوشش ہے کہ انہیں سلامتی کونسل میں مستقل رکن کی حیثیت ملے، جبکہ نیوکلیئر سپلائرز گروپ کا حصہ بننے کی کوشش وہ عوامل ہیں جو کہ نئے DGISI کو درپیش ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مزمل سہروردی. سہروردی صاحب، نئے DGI جنرل عاصم ملک کو درپیش بیرونی خطرات پر تو ہم بات کر چکے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس نئی تعیناتی کے بعد اندرونی طور پر یعنی پاکستان میں کون کون سی تبدیلیاں متوقع ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں سیکٹر کمانڈر اسلام آباد تو تبدیل ہو جائیں گے اس کے بعد، اور نئے سیکٹر کمانڈر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کے بعد نئے سیکٹر کمانڈر آئیں گے، اور ISI کی ٹیم میں بھی کافی تبدیلیوں کی بات کی جا رہی ہے. لیکن میجر جنرل فیصل نصیر تبدیل نہیں ہو رہے. اگر کسی کا خیال ہے کہ نئے DGISI آنے کے بعد فیصل نصیر تبدیل ہوں گے تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن عمومی طور پہ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کی تبدیلی بھی بڑی تبدیلی سمجھی جا رہی ہے. صحیح. اور کیونکہ ان نئے سیکٹر کمانڈر آنے سے جو اسلام آباد کا سارا منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اور عاصم ملک اپنا پسند کا نیا سیکٹر کمانڈر اسلام آباد لے کر آئیں گے. لیکن عاصم ملک کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ندیم انجم تھے وہ عاصم منیر کی ٹیم نہیں تھے. یہ بات سمجھیں. ندیم انجم کو جو DGISI تھا وہ جنرل باجوہ نے اور عمران خان کے وقت لگایا تھا ایک تنازع میں. عمران خان اور جنرل باجوہ کے فیض کو وہ ہٹانا نہیں چاہتے تھے. فیض کو ہٹانے کے چکر میں ایک پھڈے میں جنرل باجوہ نے ندیم انجم کو DGISI لگایا تھا. درست. اب جنرل باجوہ جب تک رہے وہ ندیم انجم کو انہوں نے DGISI برقرار رکھا. اس دوران PDM کی گورنمنٹ بھی رہی. اس دوران جو ہے وہ PDM شہباز شریف وزیر اعظم بھی بنے، عدم اعتماد بھی ہوئی. پنجاب میں حکومت کی تبدیلی، حمزہ کی حکومت ختم کرنے کا کام بھی ISI نے کیا. تو ندیم انجم ڈیول کام کرتے رہے. کہیں وہ PDM کو مرکز میں سپورٹ کر رہے تھے، پنجاب میں پرویز الہی کو سپورٹ کر رہے تھے، تو کافی چینجز. تو ندیم انجم کبھی بھی عاصم منیر کے لگائے ہوئے DGISI نہیں تھے. یہ بات سمجھنی ہے کہ ندیم انجم جو تھے وہ جنرل باجوہ کے لگائے ہوئے DGISI تھے. لیکن عاصم منیر نے آرمی چیف بننے کے بعد ندیم انجم کو تبدیل نہیں کیا. اس کی وجہ ہے کہ وہ نومبر میں بنے، حالات ایسے تھے، ابھی DGI کو چینج کیا جاتا، اسی میں 9 مئی ہو گیا. پھر 9 مئی میں ساری فوج پھنس گئی. پھر ملک میں انتخابات آ گئے. سب نے کہا کہ انتخابات کے دوران DGI نہیں چینج ہو سکتا، انتخابات کے بعد چینج کریں گے. اسی دوران نگران حکومت میں انہیں 1 سال کی ایکسٹینشن بھی دی گئی کہ ملک میں انتخابات ہیں. صحیح. تو ایسے میں DGISI کیسے چینج کر لیں؟ تو ندیم انجم کی لاٹری لگ گئی، ان کو ایکسٹینشن بھی مل گئی، اور وہ جو ہے انہوں نے DGI کے طور پہ اپنا ٹینیور پورا کیا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ندیم انجم کبھی بھی عاصم منیر کی چوائس نہیں تھے. وہ حالات کا جبر ایسا تھا کہ عاصم منیر ان کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے. ملک کے سیاسی حالات ایسے تھے کہ ایسے میں DGI چینج نہیں ہو سکتا تھا. تو اب جو عاصم ملک آئے ہیں یہ عاصم منیر کی چوائس ہیں. عاصم ملک عاصم منیر کے لگائے ہوئے پہلے DGISI ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں، اور وہ ان کی ٹیم ہے. لہذا اب جو ISI کام کرے گی وہ عاصم منیر کی پالیسی اور ان کی طریقہ کار کے مطابق کام کرے گی. کیونکہ ندیم انجم ایک طور پر خود کو کہیں نہ کہیں عاصم منیر کے برابر یا سینئر بھی سمجھتے تھے، پھر ایکسٹینشن پر بھی تھے. صحیح. یعنی کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم آرمی چیف کی ہدایت پر ویسے عمل نہیں کرتے تھے جیسے انہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو فوج جیسے ڈسپلنڈ ادارے میں ایسا ہونا کیا ممکن ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ISI نے عاصم منیر کی 100% ہدایات کے مطابق کام کیا ہے یا پرفارم کیا ہے جیسے عاصم منیر چاہتے تھے. اگر میں یہ نہیں کہوں کہ ہدایات، تو آپ کہیں کہ ان کی پرفارمنس ایویلویشن
आसिम मुनीर की नजर में नदीम अंजुम की वो हाई ग्रेडेड नहीं रही कभी भी। तो फिर बहुत बातें रही उनकी और फैसल नसीर के इख्तलाफात की, हमने कभी उस पर बात नहीं की असल हकीकत क्या है। फिर बहुत कुछ और भी बात हुई, लेकिन अब आसिम मुनीर और फैसल नसीर दोनों आसिम मलिक और फैसल नसीर दोनों आसिम मुनीर की टीम है। पहले नदीम अंजुम जो थे वो और थे, और फैसल नसीर जो थे वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर के करीब समझे जाते थे। लेकिन अब जो है दोनों जो पेयर हैं वो अब पिंडी GHQ आर्मी चीफ से ताकत लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अब पहली दफा ISI में आसिम मुनीर की टीम मुकम्मल तौर पे आ गई है। अब सेक्टर कमांडर्स की तब्दीली का अमल भी शुरू हो जाएगा और सबसे पहले इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर बदल रहे हैं और आपको पॉलिटिकल और जुडिशियल हैंडलिंग ऑफ ISI बिल्कुल फर्क नजर आएगी। मुजम्मिल सोहरवर्दी, टाइम और तज्जिया देने का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान से ही एक और खबर शामिल करते हैं, जहां मे डे कॉल के बाद लाहौर में फ्लाई जिन्ना के त्यारे की हंगामी लैंडिंग हुई है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में अलामा इकबाल एयरपोर्ट के रनवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब निजी एयरलाइन फ्लाई जिन्ना की कराची से आने वाली फ्लाइट ने इमरजेंसी लैंडिंग की। CBC को दस्तयाब एक वीडियो में देखा जा सकता है कि रनवे पर खड़े जहाज के दरवाजे खुले हैं और उनके आगे इमरजेंसी स्लाइड्स भी लगा दी गई हैं, जिससे फिसल फिसल कर मुसाफिर जहाज से बाहर निकल रहे हैं। साहब ये जान का मसला हो गया था, बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने जान बचाई हमारी, शुक्र हम बच गए। कुछ नहीं हुआ अल्लाह बचा गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक पीर की रात 7:15 पर कराची से लाहौर आने वाली फ्लाई जिन्ना की परवाज FL 846 की जानिब से मे डे कॉल मसूल हुई थी, क्योंकि जहाज के कार्गो कंपार्टमेंट में धुआं भर गया था। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के तर्जुमान का मजीद कहना था कि मे डे कॉल मसूल होने के बाद फायर डिपार्टमेंट किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रनवे पर पहुंच गया था। तमाम मुसाफिरों और अमले को जहाज के इमरजेंसी इनखला निज़ाम के जरिए बाहिफाजत बाहर निकाला गया था। जहाज में मौजूद एक मुसाफिर अजीम खान ने CBC उर्दू को बताया कि कराची से हमारा सफर पुरसुकून था कि अचानक पहले कहा गया कि सेफ्टी बेल्ट बांध लें और मजबूत रहें, फिर एकदम ऐसा लगा कि जहाज तीर की तरह नीचे की तरफ चल रहा है। उस दौरान शायद दोबारा कहा गया कि हम हंगामी लैंडिंग कर रहे हैं। इसके बाद 5 मिनट में लैंडिंग मुकम्मल हुई और फौरन ही इमरजेंसी गेट खोल दिए गए। उनका कहना था कि उस वक्त जहाज में अफरा तफरी का आलम था और हर कोई इमरजेंसी गेट से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अजीम खान मजीद कहते हैं, इस सूरत हाल में जहाज के अंदर अफवाहें भी फैलने लगीं। कोई कह रहा था कि इंजन खराब हो गया है और कुछ लोग कोई और बात कर रहे थे। सामीन, क्या आपको मालूम है कि मे डे कॉल क्यों की जाती है? चलें हम आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के अहदेदार कहते हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग का मतलब ही ये होता है कि जहाज अब अपनी नॉर्मल हालत में आगे की तरफ उड़ान भरने के काबिल नहीं है। वो कहते हैं कि मे डे कॉल एक इंतहाई संजीदा मामला है, जैसे कि अगर जहाज में आग लग जाए, धुआं भर जाए या दोनों इंजन फेल हो जाए तो फौरन मे डे कॉल की जाती है। ऐसी सूरत हाल में जहाज का पायलट सेफ्टी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करता है। इस बात का तयन करता है कि फॉल्ट जहाज के किस पुर्जे में आया है या जहाज के किसी हिस्से में आग लगी हुई है। अहदेदार के मुताबिक फ्लाई जिन्ना के जहाज में जब धुआं नमूदार हुआ होगा तो स्मोक डिटेक्टर के जरिए पायलट को फौरन सूरत हाल का इल्म हुआ होगा और उन्होंने एयर कंट्रोलर को मे डे कॉल के जरिए सूरत हाल बताकर फायर ब्रिगेड वगैरह का इंतजाम करने को कहा होगा। पाकिस्तान से अब हम चलते हैं इसके पड़ोसी मुल्क भारत में, जहां खलाई तहकीक के मामले में इंडिया अब एक और अहम मरहले की तरफ बढ़ रहा है। अगस्त 2023 में चांद के कुतब जनूबी पर चंद्रयान 3 नामी खलाई जहाज की कामयाब लैंडिंग के बाद इंडिया की खलाई एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सारी तवज्जो अब चंद्रयान 4 मंसूबे पर मबजूल है। इब्तिदाई तफसीलात के मुताबिक चंद्रयान 4 मंसूबा चांद पर जाने और उसकी सतह पर मौजूद मिट्टी और चट्टानों के नमूने इकट्ठे करने और चांद की सतह के मजीद राजों से पर्दा उठाने से मुतल्लक है। हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत वफाकी काबीना ने चंद्रयान 4 नामी इस मंसूबे की मंजूरी देते हुए इसके लिए 2104 करोड़ इंडियन रुपए लगभग 7 अरब पाकिस्तानी रुपए का फंड मुख्तस किया है।
हाल ही में मंजूर होने वाले इस मंसूबे को इंडिया के सन 2040 तक चांद पर इंसानों को भेजने के हदफ की तकमील की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। इंडियन खलाई एजेंसी इसरो के सरबराह एस सोमनाथ का कहना है कि इंडिया का अगला मरहला चांद पर बाहिफाजत पहुंचना और बाहिफाजत जमीन पर वापस आना होगा। So Gaganyaan, we have got a clearance for one more human space flight mission. Then we have one extra unmanned, uncrewed mission. We have a mission to launch the BA's first module. Then another manned mission to go to and dock with an international space station, not our base space station. And finally, use our crew module to go and dock with our base Bharatiya Antariksh Station in an uncrewed format to start with. चंद्रयान 4 प्रोग्राम में चंद्रयान 3 से ज्यादा पेचीदा और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रयान 4 की कामयाबी में चैलेंजेस ज्यादा होंगे क्योंकि चांद की मिट्टी के नमूने इंसानों की बजाय रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद से हासिल करने होंगे। पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक दानिश्वर ने कई साल पहले दावा किया था कि पंजाब में जो मजहबी इंतहा पसंदी की लहर चल पड़ी है, ये जो हर मेंबर से फतवे दिए जा रहे हैं, जो काफर काफर के नारे गूंज रहे हैं, जो सर तन से जुदा की सदाएं बुलंद हो रही हैं, ये सिलसिला कश्मीर से आगे नहीं चल सकेगा। उनका कहना था, सिंध सूफियों की सरजमीन है, यहाँ का मौलवी भी भिठाई का कलाम जानता है, यहाँ पर मजहबी रवादारी है, क्योंकि आप पंजाब में पैदा हों तो सारी जिंदगी बगैर किसी गैर मुस्लिम से कोई ताल्लुक बनाए गुजार सकते हैं। अक्सर पंजाबियों ने हिंदू सिर्फ फिल्मों में देखे हैं, जबकि सिंध में गैर मुस्लिमों खसूसन हिंदुओं की बड़ी तादाद मौजूद है। अस्पताल में डॉक्टर भी हिंदू मिल जाएगा, गली की नुक्कड़ पर जनरल स्टोर का मालिक भी गैर मुस्लिम होगा। दानिश्वर का पैगाम था कि सिंध शहबाज कलंदर भिटाई और सरमस्त की धरती है। मजहब और फिरका परस्ती के नाम पर गुस्से की जो फसल पंजाब और मुल्क के दूसरे हिस्सों में पक कर तैयार हुई है, वो सिंध में उग ही नहीं सकती। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगने के बाद पुलिस की हिरासत में उनकी हलाकत का एक खौफनाक वाक़या पेश आ गया। पंजाब और बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर शाहनवाज की लाश को किसी कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दिया गया, और जब ख़ानदान वालों ने उन्हें ज़ाती कब्रिस्तान में दफन करने की कोशिश की तो लाश छीन कर उसे जलाने की कोशिश की गई। फिर उनकी रिश्तेदार ख़वातीन आखिरी दीदार की कोशिश में नंगे पांव भागती रहीं। ये खबर पढ़कर हसास दिलों में सवाल उठा कि क्या सिंध से भिटाई का साया उठ गया है। ताहम 2 दिन बाद ही सिंध के बासियों ने डॉक्टर शाहनवाज का जनाजा पढ़कर उनकी कब्र पर अजरकें और फूल चढ़ाकर और शायर यूसुफ लगारी का कलाम गाकर साबित किया कि सिंध की सूफी रूह पर जख्म आए हैं, मगर वो जिंदा है। उमरकोट के सहरा में जो चीज दफन हुई है वो सिंध का सूफी कल्चर नहीं है, बल्कि कई दहाइयों से सूबे पर हुक्मरान पीपल्स पार्टी की वो शबी है जिसमें वो कभी खुद को सोशलिस्ट कहती है, कभी सेकुलर तो कभी लिबरल, और जब उनके कोलो फेल में तजाद पर सवाल उठाया जाए तो वो अपने शहीदों की तस्वीरों के पीछे मुंह छुपा लेती है। सिंध पर पीपल्स पार्टी इतने अरसे से राज कर रही है कि एक पूरी नस्ल को याद भी नहीं कि यह पार्टी कभी मजलूम भी थी। पीपल्स पार्टी के आखिरी बड़े शहीद सलमान तासीर थे, जिन्हें उनके अपने पुलिस मुहाफिज मुमताज कादरी ने गुस्ताखी की तोहमत लगाने के बाद गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। वो कत्ल दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हुआ था, लेकिन पंजाब में उनका जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम ढूंढने में दुश्वारी हुई थी। सिंध हुकूमत ने इस शहादत से ये सबक हासिल किया है कि कातिल अब कांस्टेबल से तरक्की करके एसपी और डीआईजी के ओहदे तक पहुंच गए हैं, जो अपने ज़ेरे हिरासत डॉक्टर शाहनवाज को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक करने के बाद फूलों के गुलदस्ते और अजरकें वसूल करते हैं। ये तोहफे देने वालों में पीपल्स पार्टी के अपने अरकान असम्बली भी शामिल हैं। बाद में कुछ दिनों के लिए मुअत्तली, इंक्वायरी वगैरह का ऐलान हो चुका, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें इन ओहदों पर लगाया और फिर जिन्होंने डॉक्टर शाहनवाज के बहीमाना कत्ल पर मुबारकबादें दी और जश्न मनाया, उनका इलाज किसी के पास नहीं है। बल्कि खौफ का ये आलम है कि पीपल्स पार्टी का लिबरल से लिबरल वजीर भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कहता है कि देखें, अगर गुस्ताखी हुई तो कानून को मौका मिलना चाहिए और ये सही इस्लाम नहीं है। मैंने एसपी से बात की, मैंने कहा इसको सेफली आप प्लीज इसको आप पकड़ के कराची में ही आप इसको रख के इन्वेस्टिगेट करें और कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करें। अगर मुजरिम है
تو ثابت ہو جائے گا, جرم ثابت ہو جائے گا. اگر نہیں ہے تو خامخواہ اس کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اچانک یہ ہوا کہ یہاں سے یہ عمر کوٹ کی پولیس اس کو لے کے جا رہی تھی, تو میرپور خاص کی پولیس کے یہ رپورٹ آئی کہ انکاؤنٹر ہو گیا ہے میرپور خاص میں. یہ شخص انکاؤنٹر ہو گیا میرپور خاص میں, اور اس کا جو ایک دوست تھا اس کے ساتھ یہ تھا, اور دوست کی گولی لگی ہے اس کو, جس سے یہ جو ہمارا جو تھا بندہ وہ وہاں پہ وہ قتل ہو گیا, اور وہ جو دوسرا جو تھا وہ فرار ہو گیا. وہ صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم سلمان تاثیر اور ڈاکٹر شاہ نواز سے بہتر مسلمان ہیں, کہیں ہم پر وہ والی تہمت نہ لگا دینا جس کے بعد ہمارے گھر کی بیویاں صحرا میں ہمارے آخری دیدار کے لیے ننگے پاؤں بھاگتی پھریں. گستاخی کے نام پر جتھے بنا کر قانون ہاتھ میں لینے والوں کے سدباب کے اسباب پیپلز پارٹی کی حکومت کے پاس سالہ سال سے موجود ہیں. پولیس اپنی ہے, تعلیم کا محکمہ اپنا ہے, سندھی میڈیا کبھی خوشی کبھی مجبوری سے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتا آیا ہے, تو پھر پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کبھی مجبور کبھی معذور اور ہمیشہ مظلوم کیوں ٹھہراتی ہے؟ پیپلز پارٹی کے بانی کو ایک فوجی عامر نے شہید کیا, بے نظیر, اور ان کے بھائی کی شہادت بھی ایسے عناصر کے ہاتھوں ہوئی جن کو کبھی خاندان اور کبھی اس کے نظریے سے دشمنی تھی. سندھ کی حکمران پیپلز پارٹی والے بلاول بھٹو اور ان کے 12 صدر بننے والے والد پر الزام ہے کہ انہوں نے قاتلوں سے ہاتھ ملا لیا ہے. پرانے راجے مہاراجے بھی اپنا اقتدار بچانے کے لیے ماں باپ کے قاتلوں کو معاف کر دیتے تھے. شاید بلاول بھٹو نے بھی یہ صلح جوئی اپنی پارٹی اور ملک کے وسیع تر مفاد میں کی ہے. انہوں نے اپنے عوام کو انہی طاقتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے جنہوں نے بھٹو خاندان کو اتنے شہید دیے تھے, اور اب یہ عالم ہے کہ سندھ کہ جہاں ہر گھر سے بھٹو نکلنا تھا وہاں سے ممتاز قادری نکل رہا ہے, اور جالے اسے اجرکیں پہنا رہے ہیں, پھولوں کے گلدستے پیش کر رہے ہیں. حق موجود صدا موجود, لیکن بھٹو کی روح عمر کوٹ کے صحرا میں گم ہو گئی ہے. اللہ حق موجود صدا موجود, سونا حق موجود صدا موجود, اصولیت منصور چڑھایا, اصولیت منصور چڑھایا. Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.